बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर शहजाद अशरफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल टॉप स्पॉट फिजिक्स। और आज हम लोग स्टूडेंट्स एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम्स में आने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि है थर्मोडायनेमिक्स, वो इन डिटेल कवर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से आने वाले तमाम तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको भरपूर तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही शामिल रहेंगे यहाँ पे एमडी कैट पास पेपर के कुछ सवाल, ताकि साथ ही साथ में आपकी एमडी कैट पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी हो रही हो। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन स्क्रीन पे है। द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, फॉर एग्जांपल द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। तो डेफिनेशन मत इग्नोर कीजिएगा, समटाइम सिंपल डेफिनेशन जो हैं वो आ रही होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसके अंदर दो तरह की अगर हम लोग एनर्जीज को ऐड कर लें, वो कौन कौन सी हैं? वो काइनेटिक एनर्जी है, प्लस दूसरी कौन सी एनर्जी है स्टूडेंट? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी उसे इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, उसको हम यू से डिनोट करेंगे। यहाँ पर यू जो है ये इंटरनल एनर्जी है। अब क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक्स है, और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स में हमारा ज्यादा कंसर्न रहेगा गैसेस के साथ। यानी थर्मोडायनामिक्स में हमारी जो वर्किंग सब्सटेंस है वो गैसेस हैं, यानी हम ज्यादातर गैसेस को ही डिस्कस कर रहे होंगे। और मैं वीडियो के अभी अगले पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो गैसेस होंगी उनमें पोटेंशियल एनर्जी का कंटेंट होगा ही नहीं। पहली बात ये लिख लें कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा कंसर्न है, यानी हमारी वर्किंग सब्सटेंस है क्या? गैसेस। और गैसेस में स्टूडेंट्स मैं अभी अगली बात आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो गैसेस हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो लिख लें पहले इन अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो जो गैसेस होती हैं उसमें आइडियल गैसेस जो हाईली कंप्रेस फॉर्म में नहीं है, तो वो जो गैसेस होती हैं उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो कितनी आ रही होगी? जीरो आ रही होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आइए इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं। बेटे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं किसको भला? पोटेंशियल एनर्जी को। और आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पढ़ रखा है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रही होती एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। सिर्फ जब ये टक्कर खाएंगे तभी ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, अदरवाइज इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है। लिहाजा गैस मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही होगी वो कितनी मिल रही होगी? जीरो, यानी इनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। तो लिहाजा हम कहानी को समराइज करते हैं। लिहाजा फिर अगर हम गैसेस की इंटरनल एनर्जी की बात करें तो हम इसी फॉर्मूले को अमेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि गैसेस के केस में काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वाला कंटेंट नहीं होगा। तो लिहाजा गैसेस के केस में अगर मैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो वो सिर्फ उसकी किसके बराबर आएगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो है वो लिख लेते हैं। वो क्या कि अगर हम गैसेस की बात करें स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इन गैसेस, अगर हम लोग गैसेस की बात करें, इन गैसेस ओनली देयर काइनेटिक एनर्जी इज देयर इंटरनल एनर्जी। गैसेस के केस में उनकी काइनेटिक एनर्जी ही उनकी इंटरनल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी वाला कंटेंट नहीं होता। तो लिहाजा गैसेस में जब भी हम इंटरनल एनर्जी का जिक्र कर रहे होंगे तो असल में वो उनकी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अब गैसेस में भी दो अलग अलग आपको बातें जो है वो याद करनी है। एन मुमकिन है कि हमारे पास डायटोमिक गैसेस हों। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो डाई एटॉमिक गैसेस हैं वहां पे तीन तरह की काइनेटिक एनर्जीज होंगी। नंबर एक में वी विल बी हैविंग द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बात ये आ ही गई है कि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, उनकी इंटरनल एनर्जी है, तो हमें ये भी जानना है कि गैस मॉलिक्यूल्स में कितने तरह की काइनेटिक एनर्जीज हैं। तो डायटोमिक गैसेस में एक तो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नंबर दो में जो डायटोमिक गैसेस हैं दे कैन हैव अनदर टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और एक तीसरे तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी जिसे हम लोग बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी।
लेकिन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मैं समझा देता हूँ। बेटा ये तभी होती है जब टेम्परेचर यूजुअली क्या हो, हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर हाई के ऊपर। और नॉर्मली उसके पास दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो डायटोमिक गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स, दे आर लाइक कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने एक स्प्रिंग के जरिए दो मैसेज को हमने ज्वाइन कर रखा है, तो इनके बीच में से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ भी डायटोमिक गैसेस में ऐसे ही होता है। तो डायटोमिक गैसेस में स्टूडेंट्स तीन तरह की जो है वो काइनेटिक एनर्जीज होंगी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन। लेकिन हमारी बुक में ज्यादातर जिक्र है मोनोटॉमिक गैसेस का। तो मैं यहाँ पे आपको एक दूसरी बात बताता चलूं कि अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें यहीं पर मोनोटॉमिक गैसेस की, तो जो मोनोटॉमिक गैसेस है ना, उनके पास सिर्फ एक ही काइनेटिक एनर्जी है। और वो कौन सी है? दे हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जिक्र काफी दफा हमारी बुक में हुआ कि मोनोटॉमिक गैसेस के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होती, मैं ये भी बताता हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर लो कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द मोनोटॉमिक गैसेस, दे ओनली हैव द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मोनोटॉमिक गैसेस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात भी करते हैं कि वो क्यों नहीं होती। स्टूडेंट, आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, जो कि मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ रखा है 1/2 I ओमेगा स्क्वेयर। अब जो मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका रेडियस बहुत ही स्मॉल होता है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप हमेशा जो फॉर्मूला लिखते हो स्टूडेंट्स, वो मैं आई की जगह पे लिखने जा रहा हूँ mr²। तो यहाँ पे चूंकि रेडियस इन्वॉल्व है, तो चूंकि रेडियस बहुत स्मॉल है, लिहाजा जो मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही स्मॉल आएगा और ये निग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो जब आप इस फॉर्मूले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं होगी। लिहाजा याद कर लें कि जो मोनोटॉमिक गैसेस हैं, उनके पास सिर्फ एक ही तरह की काइनेटिक एनर्जी है, और वो है उनकी कौन सी भला? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमारी बुक में बारहा जिक्र हुआ कि द गैसेस हैव ओनली, द मोनोटॉमिक गैसेस हैव ओनली द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जबकि डायटोमिक गैसेस होंगी तो दे हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। यहाँ तक की कहानी तो समझ आ गई। अच्छा, अभी तक बात को समराइज किया कि जब भी हम लोग गैसेस की बात करेंगे, तो असल में गैसेस के केस में उनकी काइनेटिक एनर्जी ही उनकी स्टूडेंट्स क्या है? इंटरनल एनर्जी है। यानी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। अब आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के टॉपिक में ये बात पढ़ रखी है। वहां पे आपने बड़ा वाजे तौर पे एक टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी को जो रिलेट कर रहा था। T = 2/3 K इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे, यहाँ से जल्दी से स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता लगाओ। जो ही आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता लगाओगे, तो दैट विल एक्चुअली बी 3K/2 इंटू क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। मतलब आपने यहाँ से इसको रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंट बात कि ये जो 3K/2, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है। 3 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये नजर आ रहा है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ना स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भला? टेम्परेचर के। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ से मजीद हम चीज़ों को समराइज करते हैं। मैंने पहली बात की कि जो गैसेस हैं उनके केस में उनकी काइनेटिक एनर्जी ही उनकी इंटरनल एनर्जी है। और अब मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कर दी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब इन दोनों बातों को जब इकट्ठा लिखेंगे ना, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल हैं, उनकी इंटरनल एनर्जी असल में क्या होती है? उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। लिहाजा जो गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो फिल वक्त तक ये कहानी आपको समझ आ रही है। मैं सारे फैक्टर्स लिखने जा रहा हूँ कि ये इंटरनल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। खैर, अभी तक ये समराइज जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अब देखते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो एक तो अभी आपको फैक्टर नजर आ गया, दैट वाज द टेम्परेचर। तो पहला फैक्टर जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो तो होगा टेम्परेचर स्टूडेंट्स। तो पहली बात जिसपे ये इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास अवेलेबल है वो है टेम्परेचर। और जल्दी से आप लोगों ने बताना है कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है इंटरनल एनर्जी को। तो दैट इज रियली सिंपल स्टोरी
कि अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा दें, तो बेटे अभी मैं आपको बता के आया कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। और अभी मैंने तीसरी बात ये बताई कि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, उनकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है, लिहाजा इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही होगी और कम करने से कम कर हो रही होगी। और नंबर दो में जो फैक्टर है जिसके ऊपर ये इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है, वो है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स। अभी दो बातें लिखते हैं, नंबर एक टेम्परेचर और नंबर दो है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस बोल रहे हैं या स्टेट बोल रहे हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ टेम्परेचर और फैक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि मैंने फैक्टर तो बता दिए किन पे डिपेंड कर रही है, अब हम देखने जा रहे हैं किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड नहीं करती। और इन दोनों एग्जांपल्स और इन दोनों बातों को मैं इकट्ठा एलेबोरेट करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहीं पे ऐड कर लें कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ पे डिपेंड नहीं करती। बताता हूँ, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये कतन जो है ये डिपेंड नहीं करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगी। तो मैंने एक चीज तो बता दी कि ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे और इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, और ये कतन डिपेंड नहीं कर रही पाथ फॉलोड पे। टेम्परेचर वाला फैक्ट तो समझ आ गया, लेकिन ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स नहीं समझ आ रही और ये पाथ फॉलोड समझ नहीं आ रहा। तो बेटे इस बात को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें हमने जो गैस है उसको फिल कर रखा है। ओके, ये हमारे पास एक गैस है जिसको हमने सिलेंडर में फिल कर रखा है। और शुरू में बेटे इन गैस मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो मान लो इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो बिल्कुल स्टार्ट में इंटरनल एनर्जी है, लेट्स सपोज दैट इज 100 जूल। अब आप इंटरनल एनर्जी को मुख्तलिफ तरीकों से चेंज कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिलेंडर है इसमें पड़ी हुई गैस को हीट करना शुरू कर देते हैं। लें हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स, जो ही हम लोग इसको हीट करेंगे तो आपको आइडिया है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जो ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर शुरू की इंटरनल एनर्जी 100 जूल थी, तो क्या आपको लग रहा है कि जो फाइनली इंटरनल एनर्जी होगी वो भी 100 जूल होगी? नहीं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि नई जो इंटरनल एनर्जी आ रही है दैट इज 500 जूल। स्टूडेंट जल्दी देख के बताइएगा कि यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है इंटरनल एनर्जी के अंदर। तो जो केस नंबर 1 है, यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है, जल्दी देखो कितने का आ रहा है, 400 जूल का आ रहा है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसी तरह की इसी बात को समझने के लिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगेन हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने गैस को फिल कर रखा है और इसकी शुरू में कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी है। लेट्स सपोज इसकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है स्टूडेंट्स दैट इज 100 जूल। अब बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, याद रखो दो तरीके एनर्जी ट्रांसफर करने के, या हीट है या वर्क है। आप वर्क के जरिए भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो और हीट के जरिए भी। हमने क्या किया, ये जो गैस थी, इसके सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो पिस्टन था उसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना शुरू कर दिया, कंप्रेस करना शुरू कर दिया। मतलब इसके ऊपर हमने वर्क करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम लोग वर्क करेंगे ये कंप्रेस होगा, कंप्रेशन के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मान लो कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो कितनी हो गई है, इस केस में भी फाइनल इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितनी हो गई है, 500 जूल हो गई है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि बताओ यहाँ भी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स यू कैन सी के इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है, 400 जूल का आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, सोच के आंसर करना, क्या हमने दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए एक जैसा पाथ ऑप्ट किया है? नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए जो पाथ ऑप्ट किया वो हीट था, हीट करके चेंज किया। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए हमने जो पाथ ऑप्ट किया दैट वाज द वर्क, हमने वर्क के जरिए किया। मतलब पाथ तो अलग अलग ऑप्ट कर रहे हैं। क्या बताओ दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज एक जैसा आ रहा है या डिफरेंट? तो एक जैसा। देखो यहाँ भी 400 जूल चेंज हुआ बेटा, यहाँ भी 400। पाथ तो अलग अलग हैं लेकिन चेंज हमेशा क्या आ रहा है, एक जैसा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो कतन पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। अगर ये पाथ डिपेंडेंट होता तो दो अलग अलग पाथ में इंटरनल एनर्जी का चेंज अलग अलग आता, लेकिन यहाँ पर तो सेम आ रहा है। तो लिहाजा आपको ये बात जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आ चुकी होगी कि इंटरनल एनर्जी जो है ये कतन भी डिपेंड नहीं कर रही बच्चों, किस पे भला, पाथ फॉलोड पे। फिर अब आपको मैंने दूसरी चीज समझानी है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। आइए इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। बट इन दोनों एग्जांपल पे बड़े ध्यान से गौर कीजिएगा। ये जो पहली एग्जांपल है इसकी इनिशियल स्टेट कितनी थी, यानी इनिशियली इंटरनल एनर्जी कितनी थी, 100 जूल। जो दूसरी एग्जांपल है यहाँ भी इंटरनल एनर्जी इनिशियली कितनी थी, 100 जूल। क्या दोनों की इनिशियल कंडीशन सेम है? बिल्कुल सेम है। अब आते हैं फाइनल कंडीशन, यानी एक को हमने हीट दी और दूसरे पे हमने वर्क किया। वर्क करने के बाद या हीट देने के बाद फाइनली उनकी कंडीशन जो है वो चेंज हो चुकी है। तो बेटे फाइनली आपको एक कहानी नजर आ रही है कि यहाँ पर जो फाइनल इसकी इंटरनल एनर्जी है वो कितनी हो चुकी है, 500 जूल। और यहाँ भी कितनी हो चुकी है, 500। इसका मतलब है दोनों की फाइनल कंडीशन भी सेम है। तो दोनों की फाइनल कंडीशन देखो, जो पहले की इनिशियल कंडीशन है वही दूसरे की है, जो पहले की फाइनल कंडीशन है वही दूसरे की फाइनल कंडीशन है, यानी दोनों की इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है। लिहाजा अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होंगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या आएगा, एक जैसा आएगा। यहाँ भी 400 जूल आया और यहाँ भी 400 जूल आया। होपफुली आपको बात समझ आ रही है। हाँ, अगर आप कंडीशन बदल दो फिर चेंज एक जैसा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह दो कि यहाँ पे 500 की बजाय 600 जूल हो गई है फाइनल, तो तब चेंज बेटे 400 का नहीं आएगा, 500 का आएगा। तो दो बातें होपफुली आपको समझ आ चुकी होंगी कि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, और अगर आप इंटरनल एनर्जी में चेंज एक जैसा लाना चाहते हो तो वो तभी आएगा जब इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये सारी कहानी आपके सामने कि इंटरनल एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है और किन पे डिपेंड नहीं कर रही है। और इसी वजह से इंटरनल एनर्जी के बारे में एक बड़ी फेमस बात लिखी जाती है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो स्टेट फंक्शन है। मैं यहाँ पे दो चीजें इंटरनल एनर्जी के बारे में और लिखने जा रहा हूँ, वो भी ऐड कर लें ताकि सारी समरी जो है वो आपके सामने चल रही हो। तो स्टूडेंट्स याद रखो, जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज, इसके बारे में दो बातें लिखो। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि ये डिपेंड कर रही है किस पे भला, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड कर रही है। इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, ये कतन भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये भी बेटे कभी कभार पूछा जाता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। तो ये कतन भी पाथ फंक्शन नहीं है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये स्टेट फंक्शन है। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड कर रही है। तो लें स्टूडेंट्स, ये सारी आपके पास डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की कहानी सामने है। ओके, होपफुली आपको ये सारी बात समझ आ चुकी होगी। और अभी इसको मजीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कहा कुछ हम क्वेश्चंस का सेशन जो है वो भी साथ लेते जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब चंद एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट के रेलिवेंट जो है वो मैं डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ। हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास प्रेशर एक्सिस है स्टूडेंट्स। जब भी हम लोग पीवी थर्मोडायनेमिक्स में डायग्राम बनाते हैं तो यूजुअली प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आमतौर पे बन रही होती है। तो ये हमारा है वॉल्यूम एक्सिस, यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वॉल्यूम। और ये है हमारा प्रेशर एक्सिस, यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं प्रेशर। एक गैस थी, उसको हम लोगों ने, ये इनिशियल स्टेट थी ए, यहाँ से वो मूव करके किसी दूसरी स्टेट बी में चली गई। ओके, ये वाली बी है, ये ए है स्टूडेंट्स। और इस दौरान इसने जो पाथ ऑप्ट किया इसका नाम मैं पाथ नंबर 1 बोल रहा हूँ। और इस दौरान जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है उसे स्टूडेंट्स हम लोग डेल्टा U1 बोल रहे हैं। ये पहली कहानी है। और एक और गैस है, वो एक डिफरेंट पाथ फॉलो करती हुई, मतलब यहां से होती हुई वो बी पे पहुंची, वो भी ए से बी पे ही जा रही है। ओके, इस दौरान जो पाथ ऑप्ट हो रहा है स्टूडेंट्स वो ये वाला है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ पाथ नंबर 2। और इस दौरान जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है उसे मैं बोल रहा हूँ डेल्टा U2। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि बताओ दोनों की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, पहली में क्या आ रहा था, डेल्टा U1, दूसरी में कौन सा आ रहा था, डेल्टा U2। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी, क्या ये बराबर होंगी या नहीं होंगी? तो बेटे एक तो बच्चों ने बात पढ़ रखी है, वो फौरी से आंसर करते हैं कि सर ये दोनों इंटरनल एनर्जीज जो हैं वो बराबर होंगी। भाई वो क्यों बोलते हैं बराबर होंगी, उसकी बड़ी सिंपल कहानी है। वो कहते हैं पाथ डिफरेंट है। भाई पाथ डिफरेंट होगा तो सर आपने बताया था पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, तो पाथ डिफरेंट है। बेटे सिर्फ पाथ को नहीं देखना,
मैंने कहा पाथ को देखने के बाद इनिशियल और फाइनल कंडीशन भी देखनी। आइए इस बात को समझ लेते हैं। पहले आपने सिर्फ पर्पल वाले ग्राफ को देखना है, ये जो पाथ नंबर 1 है। यहाँ पे बताओ, जब ये पॉइंट ए पे था तो मान लो इसका प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1। बेटे अब ग्रीन वाले ग्राफ को देखो, जो नीचे वाला ग्राफ है। ये भी इनिशियली स्टार्ट तो यहीं पे हो रहा है ना, तो इसका भी शुरू में प्रेशर कितना है, P1 और V1। यानी दोनों की इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, सेम है। मेरी बात याद रखिएगा, ये कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अब पर्पल वाले ग्राफ को देखो, फाइनली इसकी कंडीशन क्या है, इसका प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। और जो ग्रीन वाला ग्राफ है स्टूडेंट्स, वो भी फाइनली यहीं पे है ना, लिहाजा उसका भी फाइनल प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 होगा। इसका मतलब है ना सिर्फ इनिशियल कंडीशन सेम है, बल्कि फाइनल कंडीशन भी सेम है। और अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हो, तो तब बेटे इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, एक जैसा आएगा, क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों केसेस में सेम है और पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ अलग अलग भी हो तो मसला नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो एक जैसा आएगा। अब बढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताने जा रहा हूं जहां पे हमारे पास कभी भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही होगी, हमेशा कांस्टेंट रह रही होगी। यानी अब कुछ ऐसे केसेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जहां पे क्या हो रहा होगा, जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रह रही होगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रह रही होगी। या दूसरे लफ्जों में बोलो तो इन केसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, जीरो। तो वो बाद औक़ात मुख्तलिफ केसेस देके पूछ सकता है कि बताओ इनके इनकी इंटरनल एनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो 5 केसेस ऐसे हैं, या बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, इनमें से चंद एक मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जिनमें इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो आइजोथर्मल प्रोसेस है। लेट्स टॉक अबाउट द आइजोथर्मल प्रोसेस। स्टूडेंट्स जो आइजोथर्मल प्रोसेस है, नंबर 1 सुन लो। जब भी प्रोसेस कौन सा होगा, आइजोथर्मल प्रोसेस होगा, तो ऐसे प्रोसेस में कभी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। आपने सारी कहानी पढ़ रखी है कि भाई जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। और अगर मैं टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दूं स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जल्दी बोलो, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जीरो होगा। और जब टेम्परेचर में चेंज जीरो आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जीरो आएगा। और काइनेटिक एनर्जी का नाम ही तो इंटरनल एनर्जी है, लिहाजा इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जीरो आएगा। तो सबसे पहली बात, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में कभी भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होनी। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस दैट इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ऐसी कहानियां होती हैं। नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको सीख लेना है कि ये इंटरनल एनर्जी कतन डिपेंड नहीं करती, या इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होगा वो जीरो होगा। कब, जब प्रोसेस कैसा होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। आइए साइक्लिक प्रोसेस में भी जान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अब साइक्लिक प्रोसेस की सारी कहानी आपको पता है कि अगर हमारे पास प्रोसेस जो है वो साइक्लिक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हम एक साइक्लिक प्रोसेस बना लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ में, लेट्स सपोज ये एरोज बता रहे हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। बेटे साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होगा कि वो जहां से चला है वो वहीं पे वापस आ रहा है, वहीं पे वापस आ रहा है। अगर शुरू में उसका टेम्परेचर टी था, तो फाइनली भी तो उसका टेम्परेचर क्या है, जल्दी बोलो, टी ही है ना। तो अगर टेम्परेचर में वेरिएशन ही नहीं आ रहा, उसकी इनिशियली भी जो जो कंडीशन थी फाइनली भी वही है। अगर शुरू का टेम्परेचर टी था, बाद का भी टी है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो जीरो होगा। तो जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो आएगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज ना होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस याद कर लो। ये तो मैंने सर्कल बनाया, वो किसी भी तरह का बना सकता है। लाइक वो आपको बना के दे दे, फॉर एग्जाम्पल बोले कि हमारे पास एक है, ट्रायंगल बना दे, रेक्टेंगल बना दे, तो जैसा मर्जी बना दे। अगर आपने देखना है कि वो साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। जैसे ये एक रेक्टेंगल बना दी उसने, लेकिन एरोज आपको बता रहे हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। और मैंने अभी आपको बताया कि वेन एवर द प्रोसेस इज साइक्लिक, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी और चेंज कितना आएगा, जीरो। तो दूसरी कहानी याद कर लो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स आपको बात करनी है कि जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल आ जाए, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ रहा होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जब इनिशियल कंडीशन में वापस आएगा, तो वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी
कि उसका टेम्परेचर जो होगा वो वही होगा जो पहले वाला था, यानी इनिशियल कंडीशन में वापस आ गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो आएगा, लिहाजा इंटरनल एनर्जी का चेंज भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो तीसरा जो है वो प्रोसेस याद कर लें, जहां पे इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो नहीं आ रहा होता, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। चौथा प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चौथे प्रोसेस को बड़े ध्यान से बैठिएगा, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे हमेशा गलती कर रहे होते हैं। मैं चौथे प्रोसेस में लिख रहा हूँ कि जब भी फेज चेंज हो रहा है, मैं फेज चेंज की कहानी समझाता हूँ आपको, लिख लेते हैं। जब भी स्टूडेंट्स क्या चीज चेंज हो रही होगी, फेज चेंज हो रहा होगा, तब तब बच्चों याद कर लो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। आइए बच्चों इस बात को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने जो है वो पानी जो है वो भर रखा है। ओके, लेट्स सपोज एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में स्टूडेंट्स हमने वाटर जो है वो फिल कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इस वाटर को हीट करना शुरू कर दें, लेट्स सपोज इसको मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको पता है जो ही हीट प्रोवाइड करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले लेट्स सपोज अगर टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, अब जैसे जैसे आप हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऐसे ही चलती रहेगी कहानी, 90 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही चलते चलते स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर जो होगा जूं ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तब की कहानी समझने की बात है। बेटे आपको पता है जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे जाके पानी का फेज चेंज होना है, यानी उसने लिक्विड फेज से किस में कन्वर्ट हो जाना है, वेपर फेज में। मैं फेज चेंज समझाना चाह रहा हूँ। जूं ही बेटे टेम्परेचर 100 डिग्री होगा उसके बाद कहानी बदल चुकी होगी। बेटे उसके बाद अगर आप फर्दर हीट दोगे, उसके बाद अगर आपने फर्दर हीट यहाँ पे दी, तो वो हीट जो है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही होगी, वो फेज को चेंज कर रही होगी। वो क्या कर रही होगी हीट, वो हीट क्या करेगी, इन वाटर वेपर्स को, इन वाटर को, पानी के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फेज से किस में कन्वर्ट कर रही होगी, वेपर फेज में। और जब ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे होंगे ना, तो इस दौरान आप जितनी भी हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर को कतन चेंज नहीं कर रही, क्योंकि वो सारी की सारी हीट लग रही है वाटर की फेज को चेंज करने में। फेज चेंज का मतलब ये होगा कि वो कन्वर्ट कर रही है किससे भला, वो उसको लिक्विड फेज से कन्वर्ट कर रही है किसमें भला, वेपर फेज में, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट काम करने में वो सारी लग रही है। तो जब तक ये पानी जो है वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो ही जा रहा है, उस दौरान इसका टेम्परेचर कतन चेंज नहीं हो रहा। बच्चे कह रहे हैं सर हीट तो दे रहे हैं, टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा। भाई जो आप हीट दे रहे हो वो सारी की सारी हीट फेज को चेंज करने में लग रही है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा। तो फेज चेंज के दौरान जल्दी बताओ टेम्परेचर क्या रह रहा है, स्टूडेंट जल्दी बताइएगा, टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट। और जो ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो बेटे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो लिहाजा चेंज जीरो आएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ चुकी है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब अगर ये लिक्विड वाटर ना होता, ये आइस क्यूब होता हमारे पास। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक आइस क्यूब जो है वो पड़ा हुआ है। ये हमारे पास आइस का एक क्यूब पड़ा हुआ है, और इसका कोई ना कोई टेम्परेचर है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये -4 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ भी वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, कि जो ही हम इसको हीट करना शुरू करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपको समझ आ रही है कि सर ये बढ़ने के बाद -3 डिग्री सेल्सियस होगा, -2 डिग्री सेल्सियस होगा, -1 डिग्री सेल्सियस होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। स्टूडेंट जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। अब जो ही इसका टेम्परेचर जीरो हो जाएगा ना, इसके बाद आप जब भी मजीद हीट दोगे, बेटे ये मजीद हीट टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रही होगी, ये कभी भी, ये अभी जीरो से आगे नहीं बढ़ रहा। कब तक नहीं बढ़ रहा, अब हीट तो दे रहे हैं सर, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। बेटे ये सारी की सारी हीट जो है ये इसकी सॉलिड आइस को किस में कन्वर्ट करने में लग रही है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने में लग रही है, फेज चेंज में लग रही है। तो अब जब जब आप हीट देते रहोगे टेम्परेचर 0 डिग्री से, जब जब ये आइस मेल्ट हो रही है टेम्परेचर 0 डिग्री से चेंज नहीं हो रहा, तो अगेन टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट। जब भी फेज चेंज हो रही है उसी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपको पता है जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो चौथी बात आपने याद कर ली कि फेज चेंज के दौरान जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि द बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है बेटे, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। होपफुली ये आपको बात समझ आ गई है। और नंबर 5 पे समटाइम वो एग्जांपल ले रहा होता है।
स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें किसकी भला, स्लो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस। जब भी गैसेस जो हैं वो स्लोली कंप्रेस या एक्सपैंड होती हैं, तो ये जो केस होता है बेटे, इस दौरान भी टेम्परेचर क्या रह रहा होता है, सेम रह रहा होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लिहाजा इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लिहाजा इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जीरो। हाँ, लेकिन अगर वो सडन एक्सपेंशन या कंप्रेशन बोले, फिर नहीं, फिर वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, फिर वो चेंज आएगा। तो ये मैंने आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये मैंने आपको एक स्टोरी बता दी कि जहां पे क्या हो रहा है कि कभी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। मैं समराइज कर देता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल में जब फेज चेंज हो रहा होगा तब, और स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ द गैसेस। स्टूडेंट्स, ये सारी कहानी थी अबाउट द इंटरनल एनर्जी। होपफुली आपको इंटरनल एनर्जी का टॉपिक जो है उसकी समझ आई होगी, और आप इसमें इंशाल्लाह तमाम तरह के क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर पा रहे होगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली वीडियोस जो हैं वो पोस्ट हो रही होती हैं। और अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे एमडी कैट के ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक्स की वीडियोस मौजूद हैं, और आप तमाम टॉपिक्स को जो है वो बासानी यहाँ से कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में एमडी कैट पास पेपर्स भी मिलेंगे, जहाँ पे टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल रही हैं जिसमें लास्ट 15 ईयर्स के पेपर जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो दैट वीडियोस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल यू फॉर यू पीपल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे अच्छा सा कमेंट भी करें। और अगर आपको कोई दिक्कत पेश आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हो, या वीडियो के स्टार्ट में प्रोमो में भी व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो वहां पे आप यू कैन फील फ्री टू आस्क। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट को आइए डिफाइन कर लेते हैं, बट एक्चुअली द मोलर स्पेसिफिक हीट इज। तो सबसे पहले डेफिनेशन, कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक हम राइज करना चाहते हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको देना पड़ेगी दैट इज कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट। तो बेटे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, दिस इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ हीट। दो अलग अलग डेफिनेशन हैं, स्पेसिफिक हीट कुछ और है, मोलर स्पेसिफिक हीट कुछ और है। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise temperature of 1 mole of a substance, 1 mole of a gas बोल लेते हैं, 1 mole of a gas थ्रू उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है बच्चों, वो कहलाती है थ्रू 1 केल्विन। ये यहाँ पर आपको जितनी हीट देना पड़ेगी दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या भला, मोलर स्पेसिफिक हीट। ये तो आपके सामने डेफिनेशन आ गई कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाना है, तो उस दौरान स्टूडेंट जितनी उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी दैट हीट इज कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसका पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको स्पेसिफिक हीट बताता हूँ। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए जो फॉर्मूला है इसको सी से डिनोट करते हैं, और ये होता है Q ओवर N इंटू डेल्टा टी। ओके, यहाँ पे जान लो सी जो है ये स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। और जो क्यू है, ये जितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हो ये वो है। ओके, क्यू जो है ये हमारे पास हीट सप्लाइड है। एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं स्टूडेंट्स, और डेल्टा टी है जितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके। अच्छा, अब जल्दी से स्टूडेंट्स यहीं पे क्विकली, समटाइम इसके यूनिट्स पूछे जा रहे होते हैं, तो देख के बताओ जरा, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसके यूनिट्स क्या होंगे। तो जब आपके सामने फॉर्मूला है तो यूनिट्स लिखने कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बेटे क्यू के यूनिट्स क्या होते हैं जल्दी बताओ, दे आर एक्चुअली जूल। और नीचे नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसके यूनिट क्या होंगे, मोल। और टेम्परेचर के यूनिट क्या होंगे, केल्विन, तो लिहाजा इसके यूनिट्स बनेंगे जूल पर मोल पर केल्विन। तो समटाइम मोलर स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स भी पूछे जा रहे होते हैं,
तो एक तो फॉर्मूला याद कर लें और यहीं पे यूनिट्स याद कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभार मोलर स्पेसिफिक हीट के बजाय, मैंने वापस आना है मोलर स्पेसिफिक हीट पे, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक हीट समझा दूं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं ना, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स की बजाय हमारे पास क्या लिया जा रहा होता है, मैस लिया जा रहा होता है। यानी यहाँ पर जो मैंने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखा था, मोलर स्पेसिफिक हीट का, वो सी लिखा था, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल्टा टी था। यहाँ पे मैं एन नहीं लिखूंगा, एम लिखूंगा। यानी अगर मैस इन्वॉल्व हो जाए नंबर ऑफ मोल्स की बजाय, तो फिर हम इसे स्पेसिफिक हीट कह रहे होंगे, और फिर इसके ऑब्वियसली यूनिट्स भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स बोले जाएं, तो स्पेसिफिक हीट के जो यूनिट्स बनेंगे बेटे, वो हीट जो है उसके यूनिट जूल होंगे, मैस के यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम होंगे, तो ये पर किलोग्राम होंगे। पर केल्विन भी लिखे जाते हैं, पर डिग्री सेल्सियस भी लिखे जाते हैं। तो वो टेम्परेचर का है कि अगर आप केल्विन में मेजर कर रहे हो या डिग्री सेल्सियस में। तो अगर मैस इन्वॉल्व हो तो स्पेसिफिक हीट, बट अगर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो तो मोलर स्पेसिफिक हीट। एंड आवर टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हमें कवर करना है। बच्चों ये तो कहानी होगी। अब आपको वो मुख्तलिफ प्रोसेस में पूछेगा कि भाई मोलर स्पेसिफिक हीट फलां प्रोसेस में कितनी होगी, फलां में कितनी होगी। तो चार प्रोसेस हैं, आइजोथर्मल, एडियाबैटिक, आइजोकोरिक और आइजोबैरिक। मैं उन तमाम प्रोसेस के बारे में आपको स्टूडेंट्स वन बाय वन बताने जा रहा हूँ कि फलां प्रोसेस में कितनी होगी। आइए सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द आइजोथर्मल प्रोसेस। जो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपसे पूछे कि भाई आइजोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होगी। तो हेडिंग लगा लेते हैं बच्चों, जानते हैं स्पेसिफिक हीट किस प्रोसेस के अंदर, आइजोथर्मल प्रोसेस। अब बच्चों इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं बात बता रहा हूँ बेसिक्स पे रहोगे तो कभी जो है वो गलती नहीं कर रहे होगे। जल्दी से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिख लें। स्टूडेंट जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है वो C इज इक्वल टू क्यू ओवर क्या है, N इंटू डेल्टा टी है। जल्दी बोलो, जो आइजोथर्मल प्रोसेस होता है उस दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बताओ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। अब ऐसा करो, इस फॉर्मूले के अंदर जहां डेल्टा टी आ रहा है वहां पे जीरो पुट कर दो। तो जो ही आप जीरो पुट करोगे तो जो आपके पास स्टूडेंट एक्सप्रेशन आएगा, आइए देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कितनी बनेगी। सी ऐसे लिखा स्टूडेंट्स, क्यू ऐसे लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिखे, जहां डेल्टा टी आ रहा था वहां पे क्या लिख दिया, जीरो। तो समथिंग ओवर जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। याद रखो स्टूडेंट्स, जो आइजोथर्मल प्रोसेस है, आइजोथर्मल प्रोसेस के केस में जो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का फिजिकल मतलब बताऊं क्या है, आप जितनी मर्जी हीट दे लो, इसका टेम्परेचर बढ़ना ही नहीं, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, आइजोथर्मल प्रोसेस है। और यानी इम्पॉसिबल है, इन्फिनिटी का मतलब है कि इम्पॉसिबल है कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा लें। तो आइजोथर्मल प्रोसेस की अगर स्पेसिफिक हीट पूछे तो इन्फिनिटी। दूसरा प्रोसेस स्टूडेंट जो आपसे पूछा जा सकता है, दैट कुड बी द एडियाबैटिक प्रोसेस। वो पूछे एडियाबैटिक प्रोसेस की बताओ। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इस वीडियो में थोड़ा आगे चल के मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। यहां पे मैं लिख देता हूं कि नो हीट एंटर्स और लीव्स, हीट का चेंज नहीं आता, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक। अब सवाल ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में स्पेसिफिक हीट कितनी होगी। तो अगेन वी विल बी राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक हीट। बताओ, C इज इक्वल टू क्यू ओवर एन इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करोगे, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है, वो आपने हीट जो है वो एंटर या लीव नहीं हो रही। तो जहां हीट इन्वॉल्व है वहां पे जीरो पुट कर दो। तो जो ही आप जीरो पुट करोगे, आपका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह का आएगा, C इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या लिखा, जीरो ओवर क्या आ गया, एन इंटू क्या आ गया स्टूडेंट, डेल्टा टी। तो जीरो ओवर समथिंग, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लिहाजा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद कर लो कि अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में पूछे कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और आइजोथर्मल में कितनी थी, इन्फिनिटी, और वो थी मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफिक हीट की, ये क्या है,
मिनिमम पूछ सकता है कौन से प्रोसेस में मैक्सिमम होगी, कौन से में मिनिमम होगी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होगी। स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से भी वीडियो नोट्स आप अपने जो है वो लेके नोट बना सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है आइजोकोरिक और आइजोबैरिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और वहां से स्टूडेंट्स हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर लेंगे। आइए नंबर 3 में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं अबाउट द आइजोकोरिक प्रोसेस। ओके, आइजोकोरिक प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स आइजोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? जिस दौरान वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। में भी आपके लिए नई टर्म्स हो लेकिन ये आसान है। अगर स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या भला? आइजोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट कहानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो सर फिर क्या होगा? बेटे जब भी हम गैसेज में वर्क की बात करते हैं ना, तो आप सबको आइडिया है वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है? भाई यहाँ पे तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, तो स्टूडेंट हम लोग डेल्टा वी की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। तो याद रखिएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने पिस्टन फिक्स कर रखा होता है, गैस एक्सपैंड या कंप्रेस नहीं हो रही होती और वर्क नहीं हो रहा होता। तो जब भी आइसोकोरिक आए तो वर्क, लेकिन आज हमने स्पेसिफिक हीट की बात करनी है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस जो है वो इनक्लोज्ड है। ये लें, ये हमारे पास एक सिलेंडर है स्टूडेंट, इसके अंदर जो है वो गैस इनक्लोज है, और इस सिलेंडर में हम लोग गैस जो है उसको हीट अप कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास गैस जो है वो मौजूद है, और स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रखा है कि जब भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो दो कामों में जाती है। वो कौन कौन से दो काम होते हैं? नंबर एक में तो जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक तो वो इंटरनल एनर्जी में इजाफा कर रही होती है, प्लस उसी की बिना पे क्या हो रहा होता है? वर्क। अब यहाँ पे पिस्टन तो लॉक है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होना। तो बच्चों बताओ, अगर पिस्टन फिक्स हो तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? 0। यानी वर्क कितना होगा? जो मैंने अभी आपको बताया पी डेल्टा वी वाले फॉर्मूले से, वर्क डन भी कितना होगा? 0। तो बताओ बच्चों, अगर वर्क हो ही नहीं रहा तो हम लोग इस W की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। जो ही आप इस W की जगह 0 पुट करोगे, तो यही इक्वेशन जो है वो रिफॉर्म होके क्या बन जाएगी? हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट, दैट विल एक्चुअली बी Q इज इक्वल टू डेल्टा U। मेरा रिकमेंडेशन है Q के साथ छोटा सा V लिख लो, क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं। ओके, मैंने रिलेट करना है इसको आइसोबैरिक के साथ, तो लिहाजा तवज्जो से सुनिएगा। बेटे ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, बल्कि मैं अब ऊपर जाने के बजाय यहीं पे वो दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मैंने आपको स्पेसिफिक हीट का एक फॉर्मूला बताया था, एंड दैट एक्सप्रेशन वाज C इज इक्वल टू Q ओवर N इंटू डेल्टा टी। बताओ यूजुअली नंबर ऑफ मोल्स हम कितने लेते हैं? 1। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लें तो C की वैल्यू क्या आएगी? Q ओवर डेल्टा टी आ जाएगी। जल्दी करो स्टूडेंट, यहाँ से Q की वैल्यू पता लगाओ। तो Q की वैल्यू आएगी क्या भला? C डेल्टा टी। और अगर मैं Q के साथ छोटा सा V लिख लूं, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो C के साथ भी क्या लिखना पड़ेगा? V। तो स्टूडेंट जहां पर Q V आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पर आपका Q V आ रहा है, वहां पे हम लोग बताओ क्या लिख सकते हैं? C V डेल्टा डी। मैं आपको एक एक्सप्रेशन बना के देने जा रहा हूं, तो बेटे Q V की जगह पे लिखते हैं क्या भला? C V डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा U। अच्छा, ये इक्वेशन याद कर लें, हमने दो चीजों को रिलेट करना है। अब आपकी वीडियो में तवज्जो बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ? जितनी भी आपने हीट दी वो सारी की सारी हीट लग रही थी किसमें भला? इंटरनल एनर्जी को इजाफा करने में लग रही थी। वर्क की फॉर्म में कोई हीट जाया नहीं हो रही। भाई वर्क की फॉर्म में क्यों नहीं जाया हो रही? क्योंकि इनफैक्ट वर्क हो ही नहीं रहा, पिस्टन फिक्स है। तो ये तो आइजोकोरिक की कहानी समझ आ गई, और इसको जहन नशीन कर ले, मैंने वापस यहीं पे आना है। अच्छा, नंबर 4 में जो हमारे पास प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो है आइजोबैरिक प्रोसेस। चले मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ स्टूडेंट्स अबाउट द आइजोबैरिक। आइए आइजोबैरिक के बारे में सोचते हैं। जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिस दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वो तो था, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब समझ लो जैसे प्रेशर कुकर था। अब आइसोबैरिक का मतलब है जैसे नॉर्मल कंटेनर में आप कोई चीज पका रहे हो, यानी आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट दे रहे हो वो दोनों कामों में जा रही है, वर्क में भी जा रही है और इंटरनल एनर्जी में भी इजाफा हो रहा है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में लिख लें जिसमें प्रेशर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रह रहा होगा। ओके, प्रेशर कांस्टेंट रहे तो आइसोबैरिक होगा। जल्दी से अब इसी गैस को, ये जो मैंने सामने सिलेंडर था, इसको हमने इस दफा पिस्टन को फिक्स नहीं किया स्टूडेंट्स। पिस्टन को फिक्स नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली
जो हम लोग हीट दे रहे होंगे वो दोनों कामों में जा रही होगी। एक तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा, प्लस बेटे ये पिस्टन जब ऊपर मूव कर रहा होगा तो वर्क भी हो रहा होगा। पिछली दफा नहीं हो रहा था, वॉल्यूम फिक्स था। तो जल्दी बताओ, अगर मैं गैस को हीट करूं किस पे भला? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो हीट है वो दो कामों में जा रही है। बताओ किसमें भला? इंटरनल एनर्जी में इजाफा करने में, प्लस उसी की बिना पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? वर्क। और वर्क की जगह पे हम क्या लिख देंगे? पी इंटू डेल्टा वी। जल्दी देखो, जैसे क्यू वी की जगह हमने सी वी डेल्टा टी लिखा था, तो मैं क्यू पी की जगह पे लिखने लगा हूँ सी पी डेल्टा टी। जहां पर डेल्टा यू आ रहा है, देखो जरा, जहां पर डेल्टा यू आ रहा है, बताओ उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? थोड़ी देर पहले हमने डेल्टा यू की वैल्यू पता लगाई थी, अब मैं दोनों के बीच का रिलेशन बनाने लगा हूं। तो स्टूडेंट डेल्टा यू की जगह पे पुट कर दो क्या भला? सी वी डेल्टा टी। और ये है पी डेल्टा वी, इसको भी मैं मेंट करने लगा हूं। आपने गैसेस के केस में पढ़ा हुआ है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी की बजाय पीवी इज इक्वल टू आर टी लिख दें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो वन ही है। और अगर मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई करूं तो वॉल्यूम में के साथ डेल्टा आएगा, क्योंकि प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा, आइसोबैरिक है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। और आर तो कांस्टेंट है, लिहाजा डेल्टा किसके साथ आएगा? टी। तो एक काम करो, जहां पी डेल्टा वी आ रहा है बच्चों, जहां पी डेल्टा वी आ रहा है वहां पे क्या रिप्लेस कर दो? आर डेल्टा टी। तो जो ही आप इस पी डेल्टा वी की जगह आर डेल्टा टी रिप्लेस करोगे तो आपके पास न्यू फॉर्म इस तरह की बनेगी। मैं दोनों के बीच में रिलेशन, बेटे दोनों साइड से, राइट साइड से डेल्टा टी कॉमन लो, वो लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे आप कैंसिल करोगे तो जो सी पी की वैल्यू आएगी वो सी वी प्लस क्या आ जाएगी? आर। ये Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो Cv है ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरा बेटा एक सवाल है, बताओ इन दोनों में कौन सी हीट जो है वो ज्यादा है? कांस्टेंट प्रेशर वाली के कांस्टेंट वॉल्यूम वाली? तो आपका आंसर होगा कांस्टेंट प्रेशर वाली। क्यों भला? क्योंकि Cv में कुछ ना कुछ ऐड करें तो Cp आ रहा है। तो पहली बात तो ये सुन लो कि आइजोकोरिक और आइजोबैरिक में जो कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबैरिक वाली हीट है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे भला? आइसोकोरिक से, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम वाले से। तो फिलहाल ये एक फॉर्मूला याद करो, Cp इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। और ये यहीं से कमेंटेड फॉर्मूला बनता है बेटे। अगर मैं Cv को इधर ले आऊं तो Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ये आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। और दूसरा फॉर्मूला याद करो, या दूसरी बात याद करो कि जो Cp है वो ग्रेटर देन Cv है, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से बड़ी है। आइए इस बात को समझते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट क्यों ज्यादा है कांस्टेंट वॉल्यूम से। अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए। फिलहाल मैंने एक फॉर्मूला लिखा, क्या भला? जो Cp माइनस Cv है वो आर के बराबर है। और दूसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट लिखी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो बड़ी है किससे भला? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ले लेंगे। लेट्स सपोज आप घरों में यूजुअली हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं। अब प्रेशर कुकर में आप सबको आइडिया है कि ऊपर से हमने पिस्टन जो है वो नॉर्मली फिक्स कर रखा होता है। तो यहाँ हमने कोई भी लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाना है? 1 केल्विन तक बढ़ाना है। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, पिस्टन को फिक्स किया हुआ है बेटे, पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जल्दी बताओ, अगर हम इसको हीट करना शुरू कर दें तो यहाँ पे जब हीट कर रहे हैं तो ये वाली जो हीट होगी ये क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बात। और अब दूसरी कहानी सुनो। दूसरी कहानी में हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट्स टेक अनदर कंटेनर। एक आम हांडी है, एक आम कंटेनर है जिसका ऊपर से हमने लिड को फिक्स नहीं किया। मतलब अब की दफा ये जो पिस्टन है ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकता है, ये मूव करके कहीं भी जा सकता है, ऊपर मूव कर सकता है। तो बेटे यूं ही हम इसको हीट करेंगे, अब जो हीट दे रहे होंगे उसको हमें Cp बोलना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। हमने ऊपर से बस प्रेशर फिक्स एग्जर्ट हो रहा है लेकिन वॉल्यूम को फिक्स नहीं किया हुआ। अब बच्चों जब यहाँ पे हीट देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में तो सारी की सारी हीट किस में लग रही है? बताओ, टेम्परेचर को बढ़ाने में। जबकि जब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करोगे ना, तो जब आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया था तो ये हीट दो कामों में जा रही थी। एक तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा करने में जा रही थी, प्लस जब ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा बच्चों तो वर्क भी तो हो रहा होगा ना। तो कुछ ना कुछ हीट जाया हो रही है वर्क की फॉर्म में। यहां भी मुझे 1 केल्विन बढ़ाना है, पहले केस में भी 1 केल्विन बढ़ाना है। पहले केस में 1 केल्विन जल्दी अचीव हो जाएगा, थोड़ी हीट देने से ही अचीव हो जाएगा। क्यों भला? क्योंकि कोई भी हीट जाया नहीं हो रही। लेकिन दूसरी एग्जांपल लो स्टूडेंट, यहाँ पे जब आप हीट करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो हीट का कुछ हिस्सा जो है वो क्या हो रहा है? दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या भला? वर्क।
बेटे ये वर्क की फॉर्म में लॉस हो जा रहा है और ये हमारे काम में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी अगर आपने टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो यहाँ पे ज्यादा हीट देना पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट जो है वो जाया हो रही है। लिहाजा पहली बात सुन लो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से बड़ी होती है। अब कभी कभार सवाल आता है कितनी बड़ी होगी, तो बेटे ये आपके सामने रिलेशन लिखा हुआ है कि जो सीपी है वो सीवी से बड़ा है। कितना बड़ा है, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे वो आर के बराबर आएगा। और ये 2 दफा यूएचएस पास पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई आर की वैल्यू बताओ। वो पूछ सकता है द डिफरेंस ऑफ सीपी एंड सीवी, यानी सीपी जो है वो सीवी से कितनी बड़ी है, तो बाय फैक्टर आर बड़ी है। तो आर की वैल्यू याद कर लो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। और यहाँ पे मैं बड़ा एक फेमस सेंटेंस लिखना चाहूंगा, और वो सेंटेंस क्या होगा स्टूडेंट, दैट कुड बी के द मोलर स्पेसिफिक हीट एट molar specific heat at constant pressure is greater than molar specific heat at constant volume. Molar specific heat at constant volume by factor, कितना फर्क है बताओ, by factor r, by r लिख लो। r मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि सीपी और सीवी में कौन बड़ा है। सीपी बड़ा है और सीवी कम है। मैंने बताना है कितना बड़ा है कितना कम है वही बात होगी, लेकिन आपको ये बात समझ लेना। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को बच्चों अप्रोच करने के लिए आपको इनफैक्ट 2 से 3 फार्मूले याद करने हैं। पहला फार्मूला मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, ये ज़हन में बिठा लें। एक तो याद कर लो, जो सीपी माइनस सीवी जो है ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। और फिलहाल 2 फार्मूले रिकमेंड कर रहा हूँ, आगे चल के इससे इसी से 2 और बनाऊंगा, 4 बनाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग 2 ही बना रहे हैं। पहला फॉर्मूला बच्चों ये याद कर लो, जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। और दूसरा फॉर्मूला याद कर लो, जो सीपी और सीवी की रेशो होती है वो किसके बराबर होती है, गैमा के बराबर होती है। और आपको गैमा की वैल्यूज भी याद कर लेनी है, क्योंकि समटाइम उसने गैसेस बताई होती हैं कि मोनो अटोमिक गैसेस हैं, डाई एटॉमिक, मोनोटॉमिक लिख लेते हैं, डाई एटॉमिक गैसेस हैं या पॉली एटॉमिक गैसेस हैं। तो इनके केस में आपको गैमा की वैल्यूज याद करना है, ताकि क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाए, क्योंकि समटाइम वो आपको गैमा देगा नहीं। तो सबसे पहले याद रखो बेटे, जितनी भी मोनोटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए हमारे पास गैमा की वैल्यू होती है 5/3। मतलब एक तो याद आपने फेमस याद की हुई है 1.67, जिसको आप 5/3 भी लिख सकते हो, ये भी याद कर लो। जो डायटोमिक गैसेज होती हैं उनकी 1.40 होती है, और 1.40 को स्टूडेंट्स आप 7/5 भी लिख सकते हैं। और इस तरह पोलीटॉमिक गैसेस की वैल्यू 1.29 होती है, और 1.29 को याद रखिएगा 9/7 भी लिख सकते हैं। लेकिन डेसिमल वाली याद करो, ये ज्यादा बेहतर काम आएंगे। तो ये 2 फॉर्मूले होपफुली आपने याद कर लिए, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और सीपी ओवर सीवी इज इक्वल टू गैमा। इनका मैं यूटिलाइजेशन आपको बताने जा रहा हूँ। अब सवाल ये आता है कि बताओ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मोनो, डाई और पॉलीटॉमिक गैसेस हैं उनका सीपी कितना होगा, सीवी कितना होगा और गैमा कितना होगा। तो यहाँ पे पहले मैं टेबल बना के दे रहा हूँ, अगर तो आप इसको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं बहुत कम रिकमेंड करता हूँ बच्चों को रट्टा मारो, लेकिन अगर रट्टा मार लो तो कैलकुलेशन से बच जाओगे, सिर्फ कैलकुलेशन से। लेकिन नहीं मार रहे रट्टा तो कोई बात नहीं, मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा के जाऊंगा। तो बेटे पहले मोनोटॉमिक गैसेस की वैल्यूज याद कर लो। जो मोनोटॉमिक गैस है उसकी जो सीवी की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो याद कर लो, वो कितनी होती है, 3r/2 होती है। कैसे होगी मैं बताता हूँ। और जो सीपी की वैल्यू होगी बेटे, दैट विल बी 5r/2। और गैमा में अभी आपको बता के आया 1.29, या जिसको आप क्या लिख सकते हो, 5/3। चलो 5/3 याद कर लो। और ये कैसे आएंगे मैं अभी बताता हूँ। बेटा याद करो, जो डायटोमिक गैसेस हैं उनके लिए जो सीवी की वैल्यू है वो 5r/2 है, और जो सीपी की वैल्यू है वो 7r/2 होगी। और यहाँ भी आपको गैमा की वैल्यू याद कर लेना है, जो कि कितनी है, 7/5 है। और हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैसेस की अगर हम लोग बात करें, तो पॉलीएटॉमिक गैसेस के केस में बेटे आपको याद कर लेना है, जो वैल्यू है वो 4r है, और यहाँ पे 3r है, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 9/7 होगी। स्टूडेंट ये तो मैंने आपको सीवी, सीपी और गैमा की वैल्यूज बता दी। अगर आपको ये वैल्यूज मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो, यानी रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको ये वैल्यू ड्राइव करना पड़े तो आप इजीली ड्राइव भी कर सकते हो।
वैल्यूज को ड्राइव करने के लिए आपको जस्ट दो जो है वो एक्सप्रेशन पता होने चाहिए। एक तो बड़ा बेसिक सा एक्सप्रेशन है, वो है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। हमने देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो आर के बराबर होता है, एक बात। और दूसरा स्टूडेंट्स हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज Cp ओवर Cv इज इक्वल टू क्या होगा, गैमा। और तीसरी मेरा सजेशन ये है कि आप लोग गैमा की वैल्यूज याद कर लो मोनोपोली और डायटोमिक गैसेस के लिए। तो मोनोटोमिक गैसेस के लिए जो गैमा की वैल्यू है ये पूछी भी जाती है तो आपको पता होनी चाहिए। तो मोनोटोमिक गैसेस के लिए गैमा की वैल्यू जो है वो 1.67 है। जो डाई एटॉमिक गैसेस हैं स्टूडेंट्स उनके लिए जो गैमा की वैल्यू है वो 1.40 है। और जो पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए जो गैमा की वैल्यू है वो हमें पता है वो 1.29 है। ओके, अब बिलफर्ज आपको वो डायटोमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस या मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी या सीवी पूछे, तो ऊपर मैंने बताया कि या तो वैल्यूज याद हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप उनको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइव करना पड़ेगा। ड्राइव करने के लिए सारी कहानी आपके सामने है। चलें, मेरा क्वेश्चन है कि सवाल ये आ गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीपी फॉर अ डायटोमिक गैस। भाई डायटोमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू बताओ। तो यू पीपल हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि आपको वो सारा जो चीजें थी वो पीछे भूल चुकी हैं, तो अब आपको फौरी ड्राइव करना है। तो बेटे ड्राइव कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल कहानी है। पहले तो यू विल बी सिंपली यूजिंग द फॉर्मूला Cp ओवर Cv इज इक्वल टू गैमा। बताओ डायटोमिक गैसेस के लिए स्टूडेंट्स गैमा की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे। गैमा की वैल्यू कितनी है, 1.40 है। तो यहाँ से जैसे ही आप Cp की वैल्यू पता लगाओगे तो यहाँ से जो Cp की वैल्यू आएगी वो 1.40 Cv आ जाएगी। मतलब एक इक्वेशन ली हमने ये वाली और यहाँ से हमने सिंपली एक फैक्टर की वैल्यू मालूम कर ली। अब क्या करो, इस फैक्टर की वैल्यू आप ये वाली इक्वेशन जो है इसके अंदर पुट कर दो। मतलब इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो जो ही आप सीपी की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। स्टूडेंट मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आपने पढ़ा भी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या है, आर है। अब जल्दी बताओ, जहां सीपी आर है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, 1.40 सीवी लिख सकते हो। तो मैं जहां पर स्टूडेंट सीपी आ रहा है वहां पे लिखने जा रहा हूँ 1.40 सीवी माइनस क्या होगा, सीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये सारी इक्वेशन सीवी में आ चुकी है और यहाँ से यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीवी। तो सीवी कॉमन लें यहाँ से, तो जैसे आप सीवी कॉमन लेंगे 1.40 आएगा माइनस कितना आएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो जो ही 1.40 में से 1 को माइनस करेंगे 0.40 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, आर। और अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 0.40 को आप 40/100 लिख सकते हो। ले हमने लिख लिया इसको 40/100, दैट इज इक्वल टू आर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा स्टूडेंट्स, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो यहाँ से यू कैन डिराइव द वैल्यू ऑफ सी वी, जो कि कितनी आ रही है, 5r/2 आ रही है। ये तो आ गई सीवी की वैल्यू, लेकिन स्टूडेंट्स उसने सवाल में सीवी नहीं, अगर सीवी पूछा होता तो यहाँ तक की कैलकुलेशन थी। बट ही इज आस्किंग अबाउट द सीपी, बोला सीपी की वैल्यू पता लगाओ। तो अब आप लोग क्या करोगे, जो सीपी की वैल्यू आई है ना वो आप इस इक्वेशन में डाल दोगे। किसमें भला, आपने अभी पढ़ा था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल क्या होता है, आर। सीवी की जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो। तो बच्चों देखो सीवी की वैल्यू कितनी आई है, सीवी की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं 5r/2 आई है इज इक्वल टू क्या होगा, आर। इसको दूसरी साइड पे ले जाओ और दूसरी साइड पे ले जाके जैसे ही आप एलसीएम लोगे यानी आर प्लस 5r/2, तो इसका जैसे ही 2 एलसीएम लोगे लेके आप बाकी सॉल्व करोगे तो वो बनेगा 7r/2। तो यहाँ से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपके पास सीपी की वैल्यू कितनी आ गई है, 7r/2। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि बिल फर्ज आपको अगर ये वैल्यू भूल जाती हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं। और देखो हमने डायटोमिक गैसेस के लिए सीपी कितना निकाला था, 7r/2 हमारा आया था आंसर। देखो यहाँ पे भी डायटोमिक गैसेस के लिए जो सीपी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7r/2, और हमने सीपी की अभी वैल्यू निकाली वो 5r/2। तो अगर तो इनको रिकॉल कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये याद नहीं हो पा रही तो बेटे आपको सिंपली दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली, और यहाँ से डायरेक्ट आपको गैमा की वैल्यूज पता होनी चाहिए, पुट करके सॉल्व कर लोगे। होपफुली आपको ये सारी कहानी समझ आ चुकी है। अच्छा अब स्टूडेंट्स चंद एक और फॉर्मूले हैं सीपी और सीवी के लिए, मुख्तलिफ बुक्स में मेंशन है लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। लाइक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं
कि चलें क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही है। ओके, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। ऑप्शन लेते हैं बेटे। ऑप्शन अल्फा है सी पी ओवर सी वी इज इक्वल टू गैमा। हाँ, ये तो सही है, बच्चों को पता है। बीटा में लिखो सी वी इज इक्वल टू गैमा, सॉरी, सी वी इज इक्वल टू आर ओवर गैमा माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला है। और स्टूडेंट्स देयर इज अ थर्ड ऑप्शन, हमारे पास चार्ली ऑप्शन है सी पी इज इक्वल टू गैमा आर ओवर गैमा माइनस वन, और डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उन्होंने पहला फॉर्मूला पढ़ा होता है तो वो ऑप्शन अल्फा के साथ चले जाते हैं। लेकिन क्या बाकी वाले फॉर्मूले भी सही हैं या नहीं है? तो इनको आपको अभी मैं ड्राइव करके दे रहा हूँ, लिहाजा फिर आप कुछ और फॉर्मूले ऐड कर लीजिएगा। बेटा ये सारे फॉर्मूले सही हैं, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि दे ऑल आर द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑल ऑफ दीज, ये तमाम के तमाम जो है वो करेक्ट हैं। भाई ये तो हमने पढ़ रखा है सर, बाकी वाले भी आप ड्राइव कर सकते हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला बासानी आप ड्राइव कर सकते हो। आपने पढ़ा था बेटे जो सीपी ओवर सीवी होता है वो किसके बराबर होता है? गैमा के। तो जल्दी करो, यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालो बेटे, क्या होएगी? गैमा इंटू सीवी। और आप लोग अब क्या करने जा रहे हो? आप लोग अब एक इक्वेशन थी हमारे पास, वो कौन सी थी? दैट वाज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? आर। तो आप ऐसा करो, सीपी की वैल्यू इधर पुट कर दो, सीपी की जो भी वैल्यू आई है। तो देखो सीपी की वैल्यू क्या आई है बच्चों? गैमा इंटू सीवी माइनस क्या हुआ? सीवी इज इक्वल टू क्या आ गया? आर। तो यहाँ से आप सीवी क्या लोगे कॉमन? तो ये बनेगा गैमा माइनस वन बनेगा, और इधर क्या बचा? आर। यहाँ से आप सीवी की वैल्यू निकाल लो। जो ही आप सीवी की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी आर ओवर गैमा माइनस वन। देखो यहाँ भी बीटा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? आर ओवर गैमा माइनस वन। तो मैं आपको कुछ अमेंडेड फॉर्मूला ही बता रहा हूँ बेटे। इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब आप सीपी की वैल्यू निकालोगे, या आप सीवी की ये वैल्यू उसमें पुट कर दो, मतलब इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो सीपी की ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपका मेरा सजेशन ये है कि आप कुछ और अमेंडेड फार्मूला याद कर लो। जैसे मैं आपको कुछ एडिशनल वैल्यूज बता रहा हूँ कि सीपी और सीवी के लिए, तो याद कर लो बच्चों। जो सीवी होता है उसका एक फॉर्मूला ये भी याद कर लो कि सीवी जो होता है वो आर ओवर क्या होगा? गैमा माइनस वन होगा। और एक सीपी के लिए फॉर्मूला याद कर लो स्टूडेंट, दैट विल एक्चुअली बी गैमा आर ओवर गैमा माइनस वन। तो these are all expression which will be helpful for solving the questions, तो ये याद रखिएगा कहानी। अच्छा, अब एक आखिरी बात और फिर हम हमारा स्पेसिफिक हीट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स वो पूछ रहा होता है कि बताओ तीनों हीट्स का मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस, सबका कंपैरिजन करो। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, याद करो जरा, उसके केस में जो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ रही होती है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट वो कितनी आती है? इन्फिनिटी। अगर आपको भूल जाए तो मैंने आपको तरीका बताया था। जो स्पेसिफिक हीट का, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था वो C इज इक्वल टू क्यू ओवर एन इंटू डेल्टा टी था। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बच्चों क्या किया था? टेम्परेचर में चेंज नहीं आता था, जीरो पुट करते थे तो समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी हो जाता था। तो आइसोथर्मल की वैल्यू याद कर लो, इन्फिनिटी होती है। अब नंबर दो पे मैंने बोला था कि आपको याद करना है वैल्यू किसकी भला? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जो वैल्यू आ रही थी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितनी आ रही थी? जीरो आ रही थी सी की वैल्यू। भाई वो कैसे आई थी? आपको कहानी पता है। आपने सी के लिए फॉर्मूला यूज किया था, क्यू ओवर क्या था? एन इंटू डेल्टा टी था। तो आपने बोला था एडियाबैटिक प्रोसेस है, नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। तो जैसे ही आपने हीट की जगह जीरो पुट किया था तो ये आंसर जीरो आ गया था। अब मैंने अभी आपको वैल्यूज बताई स्टूडेंट्स सीपी और सीवी की, यानी सी है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में याद करते हैं। बेटे आइसोकोरिक का मतलब है सीवी। तो आपने सीवी की वैल्यू पता लगाई है। चलो मैं डायटोमिक गैसेस, एयर बेटे डायटोमिक है, तो एयर के लिए, एयर में ज्यादा कंसंट्रेशन डायटोमिक गैसेस का है, तो मैं एयर के लिए सीवी की जो वैल्यू लिखता हूँ वो डायटोमिक गैसेस के लिए आपने याद की थी 5R/2 होती है। और अब रह गया आखिरी सीपी, जिसको बोलते हो सीपी है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर बोले तो आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस यानी सीपी, जो डायटोमिक गैस या एयर के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, अभी मैं आपको टेबल में बता के आया,
जो इसकी वैल्यू आती है वो 7R बाय क्या आती है, 2 आती है। तो ये आपके सामने तमाम वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सी हीट बड़ी है कौन सी छोटी है, सीक्वेंस बड़ा आसान है। बेटे सबसे बड़ी तो ये वाली हीट है जो इन्फिनिटी आ रही है। इसका मतलब है जो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस है वो सबसे बड़ी है। ओके। और ये जो एडियाबैटिक है सबसे छोटी है क्योंकि जीरो आ रही है, बाकी कोई भी जीरो आ नहीं, एडियाबैटिक बिल्कुल एंड पे आना है। अब इन दोनों में बताओ सीपी और सीवी में कौन बड़ा होता है। बेटे सीपी बड़ा होता है। तो आइसोथर्मल के बाद फौरी बाद में आना चाहिए, यानी ये वैल्यू जो है वो बड़ी होगी किससे भला, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी सीपी, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस से। आइसोबैरिक की मैंने आपके सामने बेटे वैल्यू लिखी हुई है वो 7R/2 है। और फिर इससे कम किसकी होती है, आइसोकोरिक की। तो इससे अगला जो आएगा वो क्या आएगा, आइसोकोरिक आएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में जो सबसे कम होती है वो जीरो होती है, वो किसकी होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस की होती है। तो ये वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी किससे भला, एडियाबैटिक प्रोसेस से। तो ये सीक्वेंस है बच्चों कि आइसोथर्मल प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा, आइसोबैरिक की उससे कम, आइसोकोरिक की उससे कम, और सबसे कम एडियाबैटिक की होती है। अगर आप चाहो तो आप वैल्यूज भी सबके नीचे लिख सकते हो। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आई है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 7R/2 आई है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 5R/2 आई थी। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जीरो। तो आपको सीक्वेंस भी समझ आ रहा है वैल्यूज वाइज कि ये सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो आइसोथर्मल की और सबसे छोटी एडियाबैटिक की है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ।